गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश गुप्ता मोहाली से। आज आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में, क्योंकि आज के टाइम पे 90% जो डिजीज़ हैं वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। मतलब कि आपकी अंदर की इम्यूनिटी ही आपकी बॉडी के अगेंस्ट होगी। जो हमारे अंदर प्रोटेक्शन है, जिससे हम पैदा होते ही बात करते हैं इम्यूनिटी की अपने मरने तक, वही हमारी बॉडी के अगेंस्ट हो जाए तो हमारा क्या होगा। जैसे कि जो बॉर्डर में सिक्योरिटी गार्ड हमारे देश को बचाने के लिए खड़े हैं और वो हमारी तरफ ही बंदूक कर दें, तो जो उस वक़्त एक सिचुएशन होती है ये हमारी बॉडी की हो जाती है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ओवर एक्ट हो जाती है, हमारे अगेंस्ट हो जाती है, वो हमारे लिए क्रिमिनल हो जाती है। फिर हम इम्यूनो सप्रेसेंट लेते हैं, स्टीरॉयड्स लेते हैं, जिससे कि डिजीज़ डे बाय डे और बढ़ती हैं। तो ये जो इम्यून सिस्टम है हमारे अगेंस्ट क्यों होता है, अगर हम इसकी खोज कर लें हर पेशेंट में, हर मरीज़ में, चाहे वो किसी बीमारी से भी सफ़र कर रहा है, मतलब कि उस डिज़ीज़ का हम उसकी इम्यूनिटी लो होने का, उसकी इम्यूनिटी अगेंस्ट होने का रूट कॉज पकड़ लें, तो हमारी डिज़ीज़ परमानेंटली ठीक हो सकती है, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर हमें हमारे जॉइंट्स में इम्यूनिटी अगेंस्ट है तो हम उसको रूमेटिक अर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें आर फैक्टर पॉजिटिव आता है। अगर इम्यूनिटी हमारे थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट है तो उसमें एंटी-टीपीओ हाई आता है, जिसको हम ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस कहते हैं। अगर हमें स्किन में या हमारे बालों पे एलोपेशिया हो जाता है, पैच बन जाता है, तो वो हमारी स्किन के ऊपर अटैक करता है। हमें सोरेसिस हो जाता है, हमें लाइकन प्लैनस हो जाता है। तो ये सारी जो डिजीज़ है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसका कि परमानेंट सोल्यूशन पॉसिबल है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना कुछ सेंसिटिव होता है कि वो हमारे से कब नाराज़ हो जाए हमें भी नहीं पता लगता। हम सोचते भी नहीं है भी ऐसा भी हो सकता है। इवन आपके टैटू बनवाने से भी आपकी इम्यूनिटी लो हो सकती है, आपके न्यूरॉन डिजीज़ आ सकती हैं, क्योंकि वो जो इंक अंदर जाती है, जो शाई अंदर जाती है, वो हमें हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करती है। हमारा इम्यून सिस्टम समझ नहीं पाता ये फॉरेन बॉडी कौन सी आई है, और वो उसके अगेंस्ट अटैक करना शुरू कर जाता है, और वो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो इतनी टेक्निक से लगाई जाती है कि हमारी इम्यूनिटी भटक रहती है, और हमें इवन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो कि एक सीरियस डिजीज़ है, वो होने के भी चांसेस रहते हैं। हमारी स्ट्रेस लेवल, डे टू डे स्ट्रेस लेवल जो हमें कहीं से भी मिल सकते हैं, वो भी हमें डिजीज़ क्रिएट कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा स्पष्ट में समझेंगे। जैसे कि अगर कोई बच्चा होने वाला है और प्रेगनेंसी चल रही है और मदर प्रेगनेंसी में स्ट्रेस में रहती है, तो जो वो बच्चा पैदा होता है उसको भी डिजीज़ आ सकती हैं। तो बच्चों के केस में जो 1 साल, 2 साल, 3 साल के होते हैं, मैं हमेशा जो दवाई की प्रिस्क्रिप्शन है उसकी मदर की प्रेगनेंसी के ऊपर देता हूँ कि उस वक़्त 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th मंथ में उस मदर को क्या स्ट्रेस रहा, उसके हस्बैंड उसके साथ थे कि नहीं, उसके घर में कोई प्रेशर तो नहीं था, डोमिनेशन तो नहीं थी, खाने पीने का बिहेवियर कैसा था, कोई रोटी नहीं पचती थी, या उस दौरान क्या ट्रीटमेंट ली, स्किन डिजीज़ हुई तो उसको सप्रेस तो नहीं किया। ये डिजीज़ बच्चे में क्रिएट करती हैं, डिजीज़ क्रिएट करती है बच्चे में जो पेट में पल रहा है। जब वो पैदा होगा तो वो डिजीज़ पैदा होगा। उसके बाद मैं बच्चों की माइलस्टोन्स लेता हूँ, उसका दांत निकलना कैसा रहा, उसके लिए कोई फालतू दवाइयाँ तो नहीं दी, या उसने मदर मिल्क लिया कि नहीं लिया। ये बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। मदर बिजी हो जाती है जॉब में, बच्चे को दूध नहीं दे पाती, तो बच्चे को जो 6 मंथ्स ज़रूरी वो चाहिए इंग्रेडिएंट्स, वो नहीं मिलते हैं, वो आर्टिफिशियल फूड से नहीं मिलते हैं, तब भी डिजीज़ के चांसेस रहते हैं। डिलीवरी कैसी हुई, सर्जेरियन हुई, नॉर्मल हुई या कैसी हुई, ये बहुत मैटर करता है। बच्चों में जो एक्जिमा होता है, जो बच्चों में इम्यून डेफिशिएंट डिजीज़ आती है, छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज़ आता है, बहुत सी बीमारियां आती हैं जिसका क्योर नहीं मिलता हमें दूसरी साइंस में। पर होम्योपैथी में इसलिए होता है क्योंकि होम्योपैथी में अगेन मैं वही बात कहूँगा, हम रूट कॉज पकड़ते हैं, डिजीज़ के नेम के ऊपर नहीं चलते। फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके बहुत ज़्यादा स्कूल चेंज तो नहीं हुए, कई बार पेरेंट्स की कुछ
जॉब सिचुएशंस ऐसी होती हैं, एक स्कूल दूसरा स्कूल तीसरा स्कूल, वो बच्चे में बहुत इम्पैक्ट डालता है। उसके फ्रेंड छूटते हैं, उसकी टीचर्स के साथ उनको लगाव होता है, वो छूटते हैं, तो बच्चे की मेंटेलिटी के ऊपर डिस्टर्बेंस आती है। अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी मेडिकल सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको सारी कहानी बताई और बता रहा हूँ, होम्योपैथी आपकी इम्यूनिटी के ऊपर वर्क करती है। होम्योपैथी मेडिसिन किसी डिजीज़ के नेम्स के ऊपर नहीं होती, ये आपके इम्यून सिस्टम को रिपेयर करती है। आपकी इम्यून सिस्टम खुद आपकी डिजीज़ को ठीक करती है। आपकी इम्यूनिटी तय करती है कि इस बीमारी को ठीक करने में कितना टाइम लगेगा, इस पेशेंट में कितना लगेगा, इसके सर्कमस्टांसिस कैसे हैं, इसकी एज इतनी है तो इसको कितना टाइम लगेगा, इसकी पास्ट हिस्ट्री में ये बीमारी हुई थी तो इसके कारण ये बीमारी हुई है तो इसको कितना टाइम लगेगा। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपने दवाई खाई और आप सोचे पेन किलर की तरह पेन रिमूव हो जाए, क्योंकि हम पेन, टॉन्सिल्स बढ़ना, नाक में वो बढ़ना, इसको इम्यून रिस्पॉन्स मानते हैं। हमें वो प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे कि मैं अपने क्लिनिक के बाहर एक गार्ड खड़ा कर दूं और उसको कहूँ मुझे किसी को अंदर नहीं आने देना, मुझे किसी से मिलना नहीं, वैसे ही जो हमारे गले में टॉन्सिल्स हैं वो हमें गार्ड की तरह काम करते हैं। भाई इन्फेक्शन यहाँ तक रहे, अंदर ना जाए। तो अगर ये गार्ड हटा देंगे तो सीधा इन्फेक्शन अंदर चला जाएगा, अस्थमा प्रोड्यूस होगा। इसीलिए जैसे एलोपैथी में कहते हैं टॉन्सिल्स बढ़ गए, निकाल दो, उस बच्चे को या बड़े को बाद में अस्थमा की प्रॉब्लम आएगी या रोमेटिक हार्ट डिजीज आएगी। बट होम्योपैथी से हम वो गार्ड को ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रोसीजर को, जिसको हम रूट से कॉज से ठीक करना कहते हैं, इसमें थोड़ा समय लगता है, टाइम लगता है, पर आपकी बीमारी रूट से, जड़ों से ठीक होती है। अब ये देखिए, हमारे पास पेशेंट कब आता है, डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर की 20 साल से दवाई चल रही है, 10 साल से दवाई चल रही है, छींके जुकाम 6 सालों से आ रहे हैं, पर हम तो फिर भी 1-1.5 साल में पेशेंट को ठीक करते हैं। और ये कहना गलत है कि होम्योपैथी टाइम लेती है। क्यों? ये परमानेंट ठीक करती है, थोड़ा टाइम लेती है। आप ये सोचो, आप एलोपैथी कब से ले रहे हो, अब ब्लड प्रेशर की दवाइयां कब से खा रहे हो, शुगर की दवाइयां कब से खा रहे हो, किसकी शुगर जड़ से ठीक हुई, किसका ब्लड प्रेशर जड़ से ठीक हुआ, किसने रूट कॉज पकड़ा, किसने आपकी डाइट चेंज की, किसने आपकी रूट पकड़ के बताया कि ये कारण है आपकी बीमारी के, किसने बताया कि ये बच्चा बेचारा, इसके पेरेंट्स इसका साथ नहीं दे रहे थे, इसके एम्बिशंस के लिए इसके साथ नहीं खड़े थे, इसको जबरदस्ती पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे थे कि पढ़, इसको पढ़ और ये कर और मुझे दिखा। उस बच्चे का क्या हाल। तो ऐसे केसेस में हमें फैमिली को भी समझाना होता है, बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करना होता है, फिर कहीं जाके उसमें दवाई लगती है, उसके कॉजेज़ के ऊपर दवाई वर्क करती है। बहुत से कारण होते हैं बीमारियों के, बहुत से कारण होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते क्यों हार्ट अटैक होते हैं, क्यों सुसाइड्स हो जाती हैं। सुसाइड को हम मान लेते हैं ये तो आत्महत्या की है, कहानी खत्म। अरे पीछे का बैकग्राउंड आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, पीछे का बैकग्राउंड आपके टीचर हो सकते हैं, पीछे का बैकग्राउंड उसको सपोर्ट ना मिली हो सकती है। तो ये एज ए होम्योपैथ फाइंड आउट करता है, इसीलिए जड़ों से बीमारी ठीक करता है। ये इम्यून थेरेपी है, होम्योपैथी इज ए इम्यून थेरेपी। इट टेक टाइम बट क्योर परमानेंटली फ्रॉम द रूट्स ऑफ डिजीजेस, जड़ से निकालना पेड़ को, ये है होम्योपैथी का काम। और बहुत सी ऐसी डिजीज हैं जिसका दूसरी तरफ इलाज नहीं होम्योपैथी में है, क्योंकि ये हमें हमेशा सपोर्ट करती है। हमारे वायरस को, जो बैड वायरस है उनको किल करती है, गुड बैक्टीरिया को प्रिजर्व करती है, बैड बैक्टीरिया को किल करती है। क्योंकि ये होम्योपैथी आपकी बहन भाई तो है, ये आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर ही तो एक्ट कर रही थी, उसी को तो बढ़ा रही थी, उसी को तो सपोर्ट कर रही थी, उसको सप्रेस नहीं कर रही थी। एलिमेंट्स, एंगर सप्रेस्ड आफ्टर एलिमेंट्स, पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती, बच्चों पे इम्पैक्ट आता है, बच्चे डरते हैं, बच्चे इमोशन सप्रेस करते हैं उस दौरान। शराब पी के अगर फादर घर में आता है, मदर के ऊपर हाथ उठाता है, बच्चे के ऊपर हाथ उठाता है, तो बच्चे को हमेशा डर होता है कि अब फादर आएंगे, हम पे हाथ उठाएंगे, और वो डर डर के जब बड़े होते हैं उनमें भी डिजीज़ आती हैं। तो उसके बाद फिर हमारे आती है एडोलेसेंस, जिसमें बहुत सारे बच्चे कई बार पीजी में एडजस्ट नहीं कर पाते, घर से बाहर जाते हैं, वहाँ उनको फूड के ऊपर जो ट्रबल्स आती हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज होती है, तो वो जो होम सिकनेस है या बच्चों की आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उस वक्त बच्चे को बहुत केयर चाहिए होती है। बच्चे बहुत उलझे होते हैं अपनी सिचुएशन को लेकर। कई बार बच्चे इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि मेरे नंबर कम आएंगे तो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, और पेरेंट्स से भी आगे से एग्रेसिव होते हैं, फ्रेंडली नहीं होते कि बच्चे आपके नंबर कम क्यों आ रहे हैं।
तो बच्चों में उस वक्त बहुत डिजीज़ आती हैं उस स्ट्रेस को लेकर कि मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ नहीं हैं। बच्चा पढ़ता है, अपनी क्षमता के हिसाब से पढ़ता है, पर हम अपनी क्षमता के हिसाब से उसके ऊपर इम्पैक्ट देते हैं। तो ये बच्चे के ऊपर बड़ी क्रिटिकल सिचुएशंस आती हैं, जैसे आपने देखा होगा सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं। मतलब बच्चे में ये सोच आ गई कि अपनी बॉडी को ही डिस्ट्रक्ट कर दो। कहाँ आपकी इम्यूनिटी ने साथ दिया? फिजिकल बॉडी में तो डिजीज़ आई, मेंटल लेवल में भी चलेगी कि दिमाग में आया कि सुसाइड कर लो। हम उसको रोक सकते हैं, बच्चों को प्यार के साथ हैंडल कर सकते हैं कि उसको किस लाइन में इंटरेस्ट है, उसको कौन सी चीज़ समझ नहीं आ रही, उसको समझने की कोशिश तो करें। अगर हम उसके साथ हैं तो उसकी डिजीज़ अपने आप क्योर होनी शुरू हो जाएंगी। हम एक बहाना लगा देते हैं, ये तो जेनेटिक था, ये तो पहले से चल रही है बीमारी। आपको पता होगा कि जेनेटिक डिजीज़ का भी ऑन ऑफ का बटन हमारे पास है, हमारी सोच हमारे फूड में है। जो हमारे पास जेनेटिक डिजीज़ है हमारे डीएनए में है, वो एग्रावेट या अपने एक्टिव स्टेज में तब आएगी जब ऐसी सिचुएशंस होंगी, जब आपके दोस्त आपके साथ नहीं है, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं है, हमारा बैलेंस हमारे साथ नहीं है, हमारे टीचर हमारे साथ नहीं है। तो ये कारण होते हैं डिजीज़ के, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के। सडन हार्ट अटैक, सडन ऐसा हो जाना, सडन वैसा हो जाना, ये तो फादर को भी था, ये तो दादे को भी था, ये सब बहाने हैं। रोक सकते हैं हम। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी लेने से भी फॉरेन बॉडी अंदर जाती है। बेफालतू के जो वैक्सीनेशंस हैं, हम अपनी इम्यूनिटी को ही स्ट्रांग रखें तो हमें उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें। उसके बाद आती है एडोलेसेंस के बाद मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ में एडजस्टमेंट्स ना होना आपस में, हस्बैंड वाइफ की, इन लॉज की तरफ से डोमिनेशन। पहले हम ऐसा करते थे, अब ऐसा नहीं कर सकते। हमें जॉब करनी थी, हम जॉब नहीं कर सकते। मतलब हमारे एम्बिशंस पूरे नहीं हो रहे, हमारे एम्बिशंस सप्रेस्ड हो गए। मेरी बहुत अच्छी जॉब थी पर हस्बैंड ने कहा छोड़ दो, पर मुझे करनी थी, मुझे अपने लायक इंडिपेंडेंसी चाहिए थी। तो जब मेरी इंडिपेंडेंट जो मेरा डीएनए है इंडिपेंडेंट कि मुझे खुद का कमाना है, जब उसको हम सप्रेस करेंगे, हमारे हस्बैंड रोकेंगे, हमारे इन लॉज रोकेंगे, तब भी हमें डिजीज़ आएंगी। माइग्रेन आ सकती हैं, मल्टीपल डिजीज़ आ सकती है, हम नाम नहीं लेते, बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। कोई भी डिजीज़ आ सकती है। पर एज ए होम्योपैथ किसी सिचुएशन में भी हमारे पास चाहे बच्चा आएगा, मैंने जैसे आपको प्रेगनेंसी का बताया कि हम जो 1 से लेकर 3 साल तक का बच्चा हम प्रेगनेंसी हिस्ट्री के बेस पे प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, हम उसका रूट कॉज पकड़ेंगे। इसीलिए हमारे पास क्योर है, हम कोई मिरेकल नहीं करते। हमारे पास इसलिए क्योर है क्योंकि हम उस डिजीज़ की रूट्स तक पहुंचते हैं कि इस पर्सन में ये HLA B27 पॉजिटिव क्यों आया, इस सिचुएशन में इस पर्सन को RA फैक्टर पॉजिटिव क्यों आया, इसका NT-TPO क्यों बढ़ा, इसको ओबेसिटी क्यों आई। जब हम क्यों ढूंढते हैं, रूट कॉज के ऊपर एक्ट करते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम हमें खुद क्योर करना शुरू कर देती है, बजाय कि हम दवाई से उसको ठीक करें। मैरिज लाइफ के बाद हमारा ओल्ड एज आती है, बच्चे हमारे साथ नहीं हैं, उनकी मजबूरी थी, वो बाहर चले गए, पेरेंट्स अकेले हैं, उनके सपने थे कि बच्चे हमारे साथ रहते, हमारी फैमिली इकट्ठी होती, वो एम्बिशन टूटा, रिजेक्टेड फीलिंग्स आई, रिजेक्शन आया। बहुत सारे और रीज़न हैं, हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं, ट्रैवलिंग रह रही है, इग्नोरेंट फील हो रहा है, इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही। रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट से पहले हम IAS ऑफिसर थे, फलाने ऑफिसर थे, हमारी ऐसे इज्जत थी, वो इज्जत थी। आते हैं हमारे पास ओल्ड एज में बताते हैं। अब तो बच्चे भी नहीं पूछते, अब तो आस पड़ोस वाले भी नहीं पूछते। ये जो सडन चेंज हमें पेरेंट्स को कभी रियलाइज़ नहीं कराना चाहिए। उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी जो ओहदा था ऑफिस में, हमें घर में देना है। उनकी लाइफ ज़रूर बढ़ेगी। आपकी फैमिली में अगर कोई DNA में भी डिजीज़ है तो उनको नहीं लगेगी। जितना हम अपने पेरेंट्स को रोकेंगे, उनको हम ओहदा नहीं देंगे, उनकी जो बॉडी है वो रुकेगी, बॉडी रुकेगी, माइंड रुकेगा, माइंड उनके गोडों को रोकेगा, उनकी बाजू ऊपर जाने को रोकेगा, जिसको हम फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं या हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। क्योंकि हमने तो उनको रोका तो उनकी बॉडी में वीकनेस आई। यहीं से सारा कंट्रोल है। जैसी सोच वैसी डिजीज, जैसा देश वैसा भेष। जो सोच है वही डिजीज आएंगी। तो ये ऑन ऑफ का बटन हमें खुद कंट्रोल करना है। ये बहाना नहीं लगाना, दिस इज हेरिडिटरी, दिस इज जेनेटिक। हम उसको रोक सकते हैं,
अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। हमें जो इमोशन कॉजेज़ थे मैंने आपको बताया, हमेशा सपोर्ट करनी है, चाहे अपने पेरेंट्स की, चाहे अपने बच्चों की, चाहे अपने वाइफ की, चाहे अपने हस्बैंड की, चाहे अपने ब्रदर सिस्टर की, चाहे अपनी खुद की। हमारा खुद का विल पावर कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, दूसरों को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, मैंने आपको बहुत ईजी वे में बताया। मेंटल कॉजेज़ जिसको हम कहते हैं, माइंड सिचुएशंस। यस, फिजिकल एक्सीडेंट्स इज ए डिफरेंट थिंग, तब हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन रखनी होती हैं। फिजिकल के ऊपर फिजिकल मेडिसिन होती हैं। फिर हमारा खाना पीना हमारे कंट्रोल में है। हम रात को लेट खाते हैं, कई बार स्किप कर देते हैं, कई बार बैलेंस ही नहीं करते डाइट को। शुरू से पढ़ते हैं बैलेंस डाइट, हमें पता ही नहीं है बैलेंस करना कैसे है। तो हमें मीठा, नमकीन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, सेलेनियम, जिंक सबको बैलेंस रखना है, बैलेंस डाइट लेनी है। उसके बाद एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, जिसके कारण हमें डिजीज़ आती है, हमारी बॉडी सेडेंटरी होती है। अगेन, जितने सेडेंटरी हैबिट्स वाले पेशेंट हैं उनको मोस्टली पैरालिसिस डिजीज़ आती है। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया सोच से, क्योंकि शुरू से ही बेटा पानी देना, रामू पानी देना, खुद उठना नहीं, तो हमने सोच ही ऐसी दे दी बॉडी को कि पैरालिसिस तो होना ही है, स्लगिश डिजीज़ आनी ही है। तो एवरी एक्साइटेड माइंड और डल माइंड हमें अलग अलग टाइप की डिजीज़ क्रिएट करेगा। ये तो बुक्स में भी मेंशन है कि हर इमोशन हमें पर्टिकुलर बॉडी में डिजीज़ देता है। हैमर्स थ्योरी है, न्यू जनरेशन डिजीज़ की एक बुक है, न्यू मॉडर्न मेडिसिन की बुक है, जिसको हम हैमर थ्योरी कहते हैं। डॉक्टर हैमर एक बहुत सीनियर एलोपैथी डॉक्टर थे, उन्होंने इस बुक की बताया हुआ है कि कौन सा इमोशन हमें बॉडी में किस टाइप की डिजीज़ दे सकता है। तो उस वे से हमने अपने आप को हेल्दी रखना है। दूसरी बात, जब हमारी इम्यून सिस्टम अगेंस्ट हो जाता है हमारी बॉडी के, जिसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? सोरायसिस है तो स्टीरॉइड्स लगाना शुरू कर देते हैं, लाइकन प्लैनस है तो कुछ लगाना शुरू कर देते हैं, एक्जिमा है तो लगाना शुरू कर देते हैं, HLA-B27 पॉजिटिव है, RA फैक्टर पॉजिटिव है तब लगाना शुरू कर देते हैं। अरे हर टाइप से तो हम डिजीज़ को सप्रेस कर रहे हैं। हमारी बॉडी की 7 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ऑर्गन्स ऑफ मीजोडर्म, उससे स्किन बनती है, फिर लंग्स बनते हैं, फिर हड्डियाँ बनती हैं, फिर CVS बनता है। एवरी डॉक्टर नो, एम्ब्रोलॉजी की बुक में मेंशन है। तो जब एक्टोडर्म में डिजीज़ है उस पर हम कुछ लगाएंगे, क्या वो एंडोडर्म में नहीं जाएगी? दैट इज सप्रेशन। अगर वो लंग्स में जाती है, हम उस पेशेंट को स्टीरॉइड देंगे, क्या वो ऑर्गन्स ऑफ मीजोडर्म में नहीं जाएगी? फिर हम कहते हैं कि यहाँ से डिजीज़ उठ के वहाँ चलेगी, फ्रॉम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से डीप रेस्पिरेटरी चलेगी। यार सिर्फ छींके जुकाम थी, नेजल ड्रॉप डाल रहे, एंटी एलर्जी डालते रहे, टॉन्सिल्स के लिए एंटीबायोटिक खाते रहे, अब डिजीज़ लंग्स में पहुँच गई है। क्यों? दैट इज ए सप्रेशन, इम्यून सिस्टम का सप्रेशन। जब इम्यून सिस्टम का सप्रेशन देंगे तो डिजीज़ फ्रॉम फर्स्ट लेयर टू सेकेंड लेयर, फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड, फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ, फ्रॉम फोर्थ टू फिफ्थ, फ्रॉम फिफ्थ टू सिक्स्थ, फ्रॉम सिक्स टू सेवन्थ लेयर में जाएगी। बॉडी की लेयर्स होती हैं, बहुत डीप स्टडी है, मेरे से पूछ लेना अगर इसके लिए डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए। पर यस, एज ए होम्योपैथ किसी भी लेयर में डिजीज़ की पेशेंट डीप है, अगर वो होम्योपैथ के पास आएगा उसकी वो लोअर लेयर्स में जाएंगी, फ्रॉम 7 to 6, 6 to 5th, 5th to 4th, 4th to 3rd, ऐसे डिजीज़ बॉडी से ख़त्म होगी, जिसको हम कहते हैं कि होम्योपैथी से परमानेंट क्योर है। वो इस तरीके से है कि बॉडी के अंदर से ही डिजीज़ को ख़त्म कर देना, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, ना कि सप्रेस करना। सप्रेस करेंगे तो इम्यूनो सप्रेसेंट लेते हैं हम, फिर उसके बाद स्टीरॉइड्स लेते हैं। डेट इज सप्रेशन, नॉट क्योर। देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन क्योर ऑफ डिजीज़ एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़। तो इसी मेथड को अगर लेके चलेंगे तो हम ठीक हो सकते हैं। इवन छोटी छोटी चीज़ें, आपकी डाई कलर हेयर को करना, वो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ख़राब करता है। अरे होली के लिए तो बच्चों को रोकते हो कि केमिकल रिएक्शन होगा, कि आपके जो बालों की डाई है, जो मैं यही कहूँगा कि जब भी आप पार्लर जाओगे, कलर करवाओगे या डाई लगाओगे तो एक बार 1000 बार सोचना, एक बार नहीं 1000 बार सोचना। आपका इम्यून सिस्टम आपसे कब नाराज़ हो जाए, किस चीज़ से नाराज़ हो जाए, ये आपको भी नहीं पता लगेगा। हाँ, अगर आप अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर के पास चले जाते हो तो वो ज़रूर पकड़ लेगा कि इस डिज़ीज़ का रूट कॉज क्या है। बाकायदा चाहे आपको माइग्रेन है,
चाहे एक्जिमा है, चाहे सोरेसिस है, चाहे NTTPO है, चाहे थायराइड है, आपका HLA-B27 है, RA फैक्टर पॉजिटिव है, जॉइंट पेन्स हैं, आपके अंदर विदाउट एनी रीज़न ओबेसिटी आ रही है, मल्टीपल डिजीज़ आ रही हैं, अस्थमा है, उसका क्योर है। पर कैसे? रूट कॉज पकड़ के, जड़ पकड़ के। अगर आपकी रूट कॉज पकड़ ली, आपका इम्यून सिस्टम आपको सपोर्ट करना शुरू करेगा। आपकी इम्यून सिस्टम जो आपके अगेंस्ट थी, जब आपको सपोर्ट करेगा, वही आपकी डिजीज़ को ठीक करेगा फ्रॉम हेड टू फीट। फिर हमें फाइंड नहीं करना पड़ेगा कि इसका दिल ठीक करना है, इसकी स्किन ठीक करनी है, इसके बाल ठीक करने हैं। वो खुद चूज करेगा, पकड़ पकड़ के मारेगा आतंकवादियों को हमारी बॉडी में, पकड़ पकड़ के मारेगा कि यार तू यहाँ हार्ट पे अटैक ना कर, चल बाहर, तू जॉइंट पेन्स क्रिएट ना कर, चल बाहर। जो बंदूक आपके अगेंस्ट होगी थी, वो अगेन अगेंस्ट द कंट्री हो जाएगी। आपका इम्यून सिस्टम, आपके अंदर आर्मी भी है, आपके अंदर मिलिट्री भी है, आपके अंदर फौजी बैठे हैं, आपके अंदर पंजाब पुलिस भी है। वो खुद तय करती है हमारे DNA किस इम्यून सिस्टम को आपकी बॉडी के लिए रिस्पॉन्ड करना है। जब आपका इम्यून सिस्टम ठीक है तो आपकी कोई भी डिजीज़ परमानेंटली ठीक हो सकती है, आपको जल्दी से डिजीज़ नहीं आएंगी। तो आप इस तरीके से इलाज करवाइए, स्वस्थ रहिए, खेलते फुलते रहिए, बच्चों का ख्याल रखिए, बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों को मिलते रहिए, अच्छा खाने के लिए गाइड कीजिए, शराब पीने के लिए नहीं, सिगरेट पीने के लिए नहीं, अच्छा, ताकि उसका भी इम्यून सिस्टम ठीक रहे। अपने इन्वायरमेंट को ठीक रखिए, तो इस वर्ल्ड को स्वस्थ रखिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको शेयर ज़रूर करना।